Well, in this video, we are now going to discuss about the article 10.3 streamline flow और इसका अब हम सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड दिस पार्ट इज़ द derivation for equation of continuity. We are going to discuss about equation of continuity. Okay, so you will find this article so simple and it's very interesting as well. So basically this equation of continuity is based upon, I would like to write it is based upon law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आपने ध्यान में रखना है दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द मास विल रिमेन कंजर्व. आई विल डिस्कस इट व्हाइल टीचिंग द टेक्स्ट टू यू. सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक हम फ्लूइड फ्लो का एक एग्जांपल लेते हैं. आपके पास एक पाइप है और ये पाइप कुछ इस तरीके का, इसका हम डायग्राम आपके साथ बनाने की कोशिश करते हैं. दिस डायग्राम इज़ वेल एक्सप्लेन्ड इन NCERT book or it seems like that. ये एक पाइप है आपके पास और इस पाइप में ये जो पॉइंट है ये एंड है P और दिस इज दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज R एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज Q. तो आप यहाँ देखें कि इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है. This is shown in figure number 10.7b. So this is basically figure number 10.7b of NCERT. So आप देखें कि जो फ्लूइड है वो ऐसे फ्लो कर, इट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड ए एरो रिप्रेजेंट दिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो. सो इस तरीके से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है एंड यू कैन सी आउट हियर. सो फ्लूइड इज़ flowing like that. So इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के इसके जो P और Q पॉइंट है इस पाइप के बीच में कोई ना तो सोर्स है ना कोई सिंकर है. हम यहाँ लिख देते हैं देयर इज़ नो सोर्स और नो सिंकर नॉर सिंकर बिटवीन P एंड Q. बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में कोई सोर्स और सिंकर नहीं है. इसका मतलब जितना मास P पॉइंट के ऊपर एंटर करेगा, फ्लूइड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट P. देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की. और ये जो फ्लो है वो स्टेडी है. दिस इज वी आर कंसिडरिंग दैट फ्लो इज स्टेडी एंड द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. सो इट इज़ यूजफुल फॉर द स्टेडी फ्लो, इज़ एप्लीकेबल फॉर द स्टेडी फ्लो. या हम लिख देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फ्लो इज स्टेडी एंड fluid is incompressible. Fluid is incompressible. फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते. तो इसका जो मैथमेटिक्स होगा वो क्या होगा कि जो डेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू डेंसिटी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू डेंसिटी एट पॉइंट R और सभी डेंसिटी को आप कॉमन डेंसिटी रो ले सकते हैं. स्टेडी फ्लू होने का मतलब क्या है, आप ये समझें कि आपके पास 3 पॉइंट हैं इस पाइप में और एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q और तीसरा पॉइंट है R. तीनों पॉइंट के ऊपर जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पर जितने पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस करेंगे उतने ही पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से R पॉइंट से क्रॉस करेंगे और उतने ही पार्टिकल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल Q पॉइंट से एग्जिट करेंगे. ये आप समझ लीजिए. हमने स्टेडी फ्लो के डेफिनेशन में पढ़ा था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम P पॉइंट को कंसिडर कर लें तो स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल इस P पॉइंट के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करेंगे उनकी सभी की वेलोसिटी सेम होगी और P और Q R के बीच में जो पार्टिकल्स फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट जब वो R क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे तो उनकी वेलोसिटी फिर सेम होगी. R और Q के बीच में उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट जब वो Q पॉइंट पर जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी फिर सेम होगी. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेडी फ्लो. मीन्स जितना मास जो है वो P पॉइंट पर एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो Q पॉइंट से बाहर आएगा. ये आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करने के टाइम ध्यान देना है.
अब हम यहाँ देखते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि P पॉइंट के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है AP, और R पॉइंट के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो AR है, और Q पॉइंट के ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया AQ है। नो प्रॉब्लम। P पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको हम BP कह देते हैं। R पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है वो BR है, सभी की सेम होगी। और Q पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है वो VQ है। ओके, अब हम कुछ टाइम कंसिडर करते हैं कि हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन है मास को अंदर जाने देते हैं किसी टाइम डेल्टा टी के लिए। ये जो टाइम स्पेन है वो डेल्टा टी है, और यहाँ भी हम डेल्टा टी टाइम स्पेन एक कंसिडर करते हैं, और इस रीजन में भी हम डेल्टा टी टाइम स्पेन कंसिडर करते हैं कि हम डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि कितना मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर जा रहा है। सिंपल। देखिए नाउ, जैसे हमने पढ़ा कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके लिए जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए, और आपका जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। राइट। सो हम देखते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मास क्या होता है। अब मास को आप जानते हैं कि जो मास होता है ना, मास को हम लिखते हैं डेंसिटी को यदि हम वॉल्यूम से गुणा करें तो क्या बन जाता है, मास बनता है। आगे हम क्या करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि डेंसिटी को वॉल्यूम से गुणा किया। वॉल्यूम का आप कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम का आप लिख सकते हैं एरिया गुणा लेंथ होता है। ओके, आगे तुम लेंथ को कैसे लिखते हो, इसको लिखते हैं आप, मास बन जाएगा डेंसिटी क्रॉस एरिया, लेंथ को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी गुणा टाइम। ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। अब आपको एकदम से पता चल जाएगा मास कितना P पॉइंट पर कितना एंटर करता है। तो आपने क्या किया, मास एंटर्ड एट पॉइंट P, ऐसे आप लिख लीजिए डेल्टा M। हम कह सकते हैं कि जो मास एंटर्ड एट पॉइंट P इन टाइम डेल्टा T वो क्या होगा, आपका जो फ्लूइड अब इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब आप डेंसिटी की दो वैल्यू नहीं रख सकते, सेम ही वैल्यू रहेगी। एरिया जो है P पॉइंट के ऊपर है उसको मैं लिख देता हूँ एरिया AP, और वेलोसिटी इस पॉइंट पर है वेलोसिटी BP, टाइम जो हमने चूज़ किया है वो है डेल्टा T। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, दिस सो सिंपल। अच्छा, उसके बाद चलिए जो मास R पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करता है उसको आप लिख देंगे डेल्टा M एट पॉइंट R। अब डेंसिटी फिर सेम है, वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया R पॉइंट के ऊपर AR हो जाएगा। वेलोसिटी वहाँ डिफरेंट है, सेम है सभी पार्टिकल की, बट उस पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिफरेंट है, यहाँ आ जाएगा VR, और टाइम दोबारा फिर से डेल्टा T है। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। अब आप Q पॉइंट पर चलिए, Q पॉइंट पर कितना मास जो है वो पाइप को छोड़कर बाहर जाता है, तो डेंसिटी फिर सेम है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ AQ है, वेलोसिटी है Q पॉइंट पर VQ है, बट जो समय का चयन है वो बिल्कुल बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब देखिए, आप चलिए जो बेसिक प्रिंसिपल है इस इक्वेशन का कि इसमें कोई सोर्स और सिंकर नहीं है, इसका मतलब जितना मास जो है वो P पॉइंट के ऊपर एंटर करता है उतना ही मास जो है वो Q पॉइंट से बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मास डेल्टा T टाइम में यहाँ एंटर किया उतना ही मास डेल्टा टाइम में R पॉइंट से क्रॉस किया, और उतना ही टाइम मास जो है वो डेल्टा T टाइम में Q पॉइंट से बाहर चला गया। दिस मीन्स इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऑल आर सेम। फ्रॉम इक्वेशन हम ऐसा लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों आपको क्या बताती हैं कि जो डेल्टा M मास एंटर्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू मास एंटर्ड एट पॉइंट R इज इक्वल टू मास एग्जिट एट पॉइंट Q, उतना मास सारा ही पाइप से बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कहीं आपकी पाइप फटी हुई है, ना इसके बीच में कोई और नलका है, कोई और पाइप जुड़ी हुई है कि मास बढ़ जाएगा, तो जितना एंटर करेगा उतना बाहर चला जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए आगे, अब हम देखते हैं, हमें लिख देते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशन 1 में हम लिखते हैं रो टाइम AP VP डेल्टा T इज इक्वल टू रो टाइम AR VR डेल्टा T इज इक्वल टू
रो टाइम ए क्यू वी क्यू एंड डेल्टा टी, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉमन फैक्टर्स उनको काट सकते हो, रो के साथ रो सभी में है, डेल्टा टी सभी में है। आप यहाँ देख लीजिए ए पी वी पी, क्रॉस सेक्शन एरिया एट पी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट आर एंड वेलोसिटी एट पॉइंट आर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एट क्यू एंड वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। सो दिस आर ऑल सेम। दिस मीन्स दैट, ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन्स दैट एरिया को यदि वेलोसिटी से गुणा करें तो उसका आंसर जो है वो कांस्टेंट आता है, ये इसका मीनिंग है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, देन दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपको यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये ड्राइव करना है एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम इसका थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से हम इसको आगे डिस्कस करते हैं एज इट इज़ डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी बुक। तो जो इसमें ए वी है, जो ए वी है, इसका और नाम क्या होगा, आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहाँ दी जाएगी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स। अब आपको ये समझना भी है, या हम इसको फ्लो रेट कह देंगे, और इट इज़ कॉल्ड फ्लो रेट, राइट। तो इसको आपने समझना भी है कैसे वॉल्यूम फ्लक्स है। देखिए, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो मीटर क्यूब किसके यूनिट हैं, वॉल्यूम के हैं, ओके। नीचे सेकेंड है, तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लक्स, राइट। अब हम इसका एप्लीकेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी मज़ेदार कहानी है। आप जरा एक डायग्राम हम बनाएं आपके साथ कि ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक पाइप बनाते हैं, ये देखो आप, ये पाइप हम आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगेगा नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए, तो अब आपके पास ऐसा है कि इसमें ना जो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, ये देखो यहाँ से फ्लूइड ऐसे फ्लो करेगा और ये ऐसे चला जाएगा, और ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे चला जाएगा, और सेंटर से वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा, किनारों से यहाँ जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, और एक कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, राइट। सो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फिगर में आपको यहाँ देख सकते हो, ये देखिए। अब इसमें क्या है कि जैसे आप देखोगे कि जैसे ही ए बी कॉन्स्टेंट है, हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो ए इंटू बी कॉन्स्टेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि एरिया आपके पास इंक्रीज होगा, मैं ये कहूँ यदि एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तभी आंसर कांस्टेंट आएगा। अब आप देखें, ये एरिया एट पॉइंट आर एंड वेलोसिटी एट पॉइंट आर इज इक्वल टू एरिया एट पॉइंट क्यू एंड वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। सो एरिया एट पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एरिया एट पॉइंट क्यू। जो आर पॉइंट का एरिया जो है बड़ा है और ये एरिया छोटा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया एट पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एरिया एट पॉइंट क्यू। तो इसका उल्टा क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट आर इज लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, आर पॉइंट पर कम होगी। अब एक बड़ा मज़ेदार कंक्लूजन यहाँ से निकल कर बाहर आएगा, वो ये कंक्लूजन है कि आर पॉइंट पर यदि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट आर इज डिफरेंट देन वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, आप जानते हो यदि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जानते हो, वो होती है b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। यदि ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका जो फ्लूइड है वो तेज़ी से फ्लो करेगा। यदि कोई मास तेज़ी से फ्लो करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन एक्सेलरेशन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखिए, फोर्स का सीधा रिलेशन क्या है, प्रेशर से है। आप जानते हो प्रेशर इज द फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप जानते हो कि फोर्स इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, इसका मतलब जो नैरो एंड होगा उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब कभी आप पाइप में से
पाइप को छोटा कर देते हो। जैसे कई बार आप नलके पर खड़े होते हैं और नलके को आप नलके से आ रहे पानी को आप एक पाइप के साथ जोड़ देते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं। और पाइप के साथ आप यहाँ आपने क्या किया, एक पाइप को जोड़ दिया ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके आप उसको आगे ले गए, और ये पाइप जो है यहाँ तक ऐसे ऐसे करके आगे जाएगी। बच्चा क्या करेगा, इसको पकड़ेगा यहाँ से और हाथ से इसको दबा देगा, छोटा कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और इस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो यहाँ वेलोसिटी जो है पानी की एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। आपने ऐसा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। यदि आप वाटर फ्लो करता है नैरो एंड के खुली जगह में पानी जो है, जैसे आप यहाँ देखें कि यदि हम ओपन स्पेस ले, ऐसे देखिए कोई नाला है वो पहले खुला है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा है, और यदि उसके बाद वो तंग संकरी यदि गली से गुजरता है तो उसमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है और उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। और उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ पार्ट और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि यदि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड होता है, तो उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी यदि चेंज हो जाती है, कभी किसी की कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, राइट। सो सच पॉसिबिलिटीज़ आर ऑल्सो देयर। सो इस केस में हमारा जो फ्लो होता है वो ये नॉन विस्कस जो विस्कस फ्लूइड्स के लिए ऐसा होता है। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू ऑल्सो। एंड if your flowing water will strike at some point, यदि आपका जो फ्लोइंग वाटर है वो किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो जो फ्लो है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाता है। उसका हम एक आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एज द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हेयर like that, so when this water will strike at some point, then it will behave like this. So now see, it will strike at some point like that, and it will start in a curl mode. ये curl mode में ऐसे करके घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। So such flow of water, when the water molecules will try to follow this randomized motion with the varied form of velocities, so such flow is called a turbulent flow, right? So this is all about this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.